नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ है हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, लेकिन इन सब के बीच दिलचस्प मुकाबला अब बिहार विधान परिषद के लिए देखने को मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। इसके पीछे की राजनीति क्या है? क्या इसका तार लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है या इसका तार गठबंधन में सीट शेयरिंग से जुड़ा हुआ है? इंद्रमोहन सर, राजनीति देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने एग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है, लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी डिफेंसिव यानी कि रक्षात्मक नजर आ रही है। वजह क्या है? देखिए, इसमें दो बातें हैं। बिहार में सिर्फ बीजेपी ने अभी तक अपने विधान परिषद के चुनाव के कैंडिडेट के ही नामों की घोषणा नहीं की है, बल्कि बिहार में एक चीज और रुकी हुई है, वो है कैबिनेट विस्तार। कैबिनेट विस्तार को लेकर कोई चर्चा नहीं है कि कैबिनेट विस्तार कब होने वाला है, कौन कौन से मंत्री बनाए जाएंगे, यानी कि दोनों बातें रुकी हुई है। और इन दोनों चीजों का सीधा संबंध लोकसभा चुनाव से है, क्योंकि बिहार की 40 लोकसभा की सीटें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है बीजेपी के लिए, या यूं कहें कि एनडीए के लिए, साथ ही इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि यह वह स्टेट है जहां पर इंडिया गठबंधन अगर मेहनत करे तो वो ज्यादा सीटों को प्रभावित कर सकता है और अपने लिए सीटें निकाल सकता है। लेकिन मुश्किल ये है कि यहां पर एनडीए में जो अलग अलग गुट हैं, यानी कि अलग अलग जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों को लोकसभा चुनाव में सीटें दी कैसी जाए। और ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ बीजेपी विधान परिषद के चुनाव पे भी डिपेंड करता है कि वो किसे कैंडिडेट बनाती है, और इसके जरिए ही ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा समीकरण निकल कर आएगा जिसके जरिए जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उन्हें मैनेज किया जा सकता है। खुलकर बात कर लेते हैं। जैसे आपका कहना है कि पशुपति पारस या प्रिंस पासवान को बीजेपी जो है, बिल्कुल इसमें दूसरी पार्टियां भी हैं। जैसे अब उदाहरण के तौर पर आप लीजिए कि हम की पार्टी से संतोष सुमन फिर से एमएलसी बनाए गए। अब आप उनको लेकर चर्चा ये है कि हमको गया की सीट दी जा सकती है, लोकसभा की सीट। अब उन्हें एमएलसी बना दिया गया है, वो मंत्री बने हैं। इट मीन संतोष सुमन लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। लोकसभा का चुनाव वहां कोई और लड़ने वाला है। यह हो सकता है कि जेडीयू का उम्मीदवार हम के कोटे से चुनाव लड़े, यह भी वहां संभव है। इट मीन्स ये खेल बहुत बड़ा है बीजेपी का। अगर आप देखें एलजेपी के कोटे से जो पशुपति पारस की पार्टी है, उसमें पशुपति पारस एक तो वो अपने चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। इसके बाद जो है ये कहा जा रहा है कि प्रिंस, जब हाजीपुर की सीट पर टसल बनी हुई है कि चिराग पासवान वर्सेस पशुपति पारस कौन चुनाव लड़ेगा, तो ये कहा जा रहा है कि पशुपति पारस को मैनेज करने के लिए पशुपति पारस को समस्तीपुर की सीट दी जा सकती है और प्रिंस को वहां से यानी कि एमपी से हटाकर एमएलसी बनाया जा सकता है बीजेपी के कोटे से। बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें बिहार सरकार में मंत्री का पद भी ऑफर किया जा सकता है। यानी कि पशुपति पारस को क्या मिल रहा है? पशुपति पारस को कि एक लोकसभा की सीट कम हो रही है, लेकिन बीजेपी अपने हिस्से की एक सीट, एमएलसी की सीट उन्हें दे देगी और एक मंत्री पद भी दिया जाएगा। यानी कि उन्हें 2 ऑफर ऑलरेडी दे दिए गए और एक उनकी सीट हुई 3। अब उन्हें 2 सीटों का और बचता है, जो लोकसभा की सीटें उन्हें दी जा सकती है। यानी कि कुल 3 लोकसभा की सीटें, एक एमएलसी का पद और बिहार सरकार में मंत्रालय। ये इन 5 ऑफर के जरिए पशुपति पारस को मैनेज किया जाएगा। अब रही बात जीतन राम मांझी की पार्टी, संतोष सुमन एमएलसी बन गए, ऑलरेडी वो मंत्री हैं, उनकी मांग है कि एक मंत्री और बनाया जाए और लोकसभा की सीटें 2 दी जाए। मनमाफिक विभाग भी मांग रहे थे, उनसे भी मैनेज किया जा सकता है। मनमाफिक विभाग तो मैनेज किया जाएगा, मनमाफिक विभाग शायद नहीं दिया जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस गुना गणित में जो 1-2 सीटें, उन्हें 2 चीजें ऑफर हो चुकी हैं। अब उनको सांसद का जो है सीट दिया जा सकता है, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि गया की वह सीट होगी। लेकिन मे बी वहां कैंडिडेट जो है वो जेडीयू का कैंडिडेट उनके सिंबल पे चुनाव लड़ सकता है। तो यह भी एक चीज हो सकती है, या खुद जीतन राम मांझी लोकसभा चुनाव लड़े। अब बात उपेंद्र कुशवाहा की कर लेते हैं और मुकेश सहनी की भी कर लेते हैं। पहले कुशवाहा पे बात करते हैं। कुशवाहा को अगर लोकसभा नहीं दिया गया तो क्या वो एक बार फिर से एमएलसी बनेंगे और मंत्री बन सकते हैं? इसकी संभावना? बिल्कुल, इसको लेकर बातचीत जारी है, लगातार बातचीत जारी है। बल्कि अगर कहें तो उनकी नाराजगी भी थी। संजय जायसवाल उनसे मिलने के लिए भी गए, क्योंकि ये खबरें निकल कर आ रही थी कि उन्हें लोकसभा में ऑफर ही नहीं किया जा सकता सीट, वो उन्हें विधानसभा में मैनेज किया जाएगा, उन्हें एमएलसी बनाकर मंत्री पद दिया जा सकता है।
तो इसे लेकर अब बीजेपी के लिए मुश्किल यह है कि बीजेपी अगर अपने कोटे की एमएलसी की सीटें दूसरे पार्टियों को दे दे तो उन्हें भी कुछ को अगर मंत्री बनाना है तो वो मंत्री बनेंगे कैसे, क्योंकि आपको 6 महीने के अंदर किसी ना किसी सदन का मेंबर होना होता है। ये एक बहुत जरूरी बात है। तो ऐसे में बीजेपी के कोटे से भी कुछ मंत्री बनेंगे। वो अगर एमएलसी नहीं चुने गए तो वो मंत्री कैसे, जैसे उदाहरण के तौर पर आप लीजिए पिछले कार्यकाल में शाहनवाज का कार्यकाल खत्म हो गया है। शाहनवाज हुसैन को अगर फिर से मंत्री पद दिया जाता है तो उन्हें एमएलसी बनाना होगा। तो एमएलसी के लिए तो बीजेपी अपने लिए भी सीट बचा के रखेगी, लेकिन ये ऑफरिंग जरूर हो रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को भी ये कहा गया है कि आपको भी हम लोकसभा का टिकट देंगे। अब यहां देखना दिलचस्प हो रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो हमारे पास खबरें निकल कर आ रही है कि बीजेपी उन्हें अपने हिस्से का टिकट दे सकती है। मे बी उन्हें शायद बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ना पड़े, उनकी पार्टी से वो नहीं होंगे। रही बात मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी का पूरा गुनागणित अभी ये बैठ रहा है कि मुकेश सहनी को बीजेपी लेना तो चाहती है, लेकिन थोड़ी सी अपने शर्तों पर लेना चाहती है। उनके सामने शर्त है। हालांकि मुकेश सहनी को लेकर भी ये तय है कि वो कुछ सीटों पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं, तो उन प्रभाव डालने वाली सीटों को लेकर बीजेपी नहीं चाहती कि वहां पर कोई नुकसान हो। बीजेपी दरअसल हर एक सीट की फील्डिंग कर रही है। वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहेगी कि मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर में बीजेपी के कैंडिडेट को कमजोर कर दें, मुकेश सहनी दरभंगा में बीजेपी के कैंडिडेट को कमजोर करें, मुकेश सहनी खगड़िया में सहयोगी दल के कैंडिडेट को कमजोर करें। तो वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहती। तो उसके लिए तौर यही है कि मुकेश सहनी भी आएंगे, लेकिन मुकेश सहनी की अपनी शर्तें हैं। उस शर्तों को कैसे माना जाता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इसे आप ऐसे भी देखना होगा कि दूसरे सहयोगी दलों को अगर एमएलसी मंत्री पद दिया जाएगा बिहार में, तो ये भी हो सकता है कि मुकेश सहनी भी उस तरीके से ऑफर मांगे कि उन्हें भी इसी तरीके का कोई ऑफर दिया जाए जिसके जरिए उनकी एनडीए में एंट्री हो जाए। लेकिन मुश्किलें तो हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने 4 में से 3 कैंडिडेट उधर ही एमएलसी को दे दे तो ये भी एक बड़ा दिलचस्प संयोग होगा बिहार की राजनीति में। आपको क्या लगता है, क्या ये जो गुनागणित जो अभी सर बता रहे थे, क्या इसी तरीके से बिहार की राजनीति आगे बढ़ेगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर के जो कैंडिडेट का ऐलान होना है, सीट की शेयरिंग होनी है, इस पर एनडीए में पेच फंसता दिख रहा है और विधान परिषद का चुनाव इसमें दिलचस्प भूमिका निभा रहा है। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।